कैसे हैं आप लोग। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इधर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और जितने भी ग्रुप डी हैं उन सब में, एसएससी, इस सब में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छा वीडियो आप सबको मिले, ताकि आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर पाएँ। बहुत से बायोलॉजी चैनल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन इस चैनल के माध्यम से जो आपको जानकारी दी जाएगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए इस चैनल में जो भी पढ़ाया जाए उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, बिना निषेचन फल निर्माण को कहते हैं। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जो पौधों में फल बन जाता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है आपका। पहला है अनिषेक जनन, दूसरा है अनिषेक फलन, तीसरा है एगेमोस्पर्शी और डी है हेट्रोस्टाइली। ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शनों में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाना है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। ठीक है। आइए अब आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, कोशिका के खोजकर्ता कौन है। कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लैमार्क और लिनियस। तो इसमें खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। लैमार्क ने लैमार्कवाद, जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई उसमें इनका नाम आता है। और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल लैमार्क और ट्राइविरेनस ने मिलकर किया था। लिनियस जो हैं ये आपके वर्गीकरण विज्ञान के पिता हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कौन है, लिनियस। तो इसमें आप लोगों का आएगा कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो बोलेंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में अस्थियां कितनी होती हैं। मतलब वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो चार ऑप्शन है, 300, 208, 213 या 206। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। वयस्क मनुष्य में अस्थियां 206 होती हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ है। ये हमेशा उलझाने वाला प्रश्न है। चमगादड़, जैसे चमगादड़ को आप लोग जानते हैं कि वो एक पक्षी है, लेकिन चमगादड़ पक्षी होते हुए भी किस में आता है, स्तनधारी में। तो ये इसका ऑप्शन कौन है, स्तनधारी। दिमाग आप लोगों का फ्रेश करके ही पेपर में बैठना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी काम करने से गड़बड़ हो सकता है। चमगादड़ अक्षर हम लोग देखते हैं, इसीलिए पहला दिया है पक्षी, तो पक्षी पर अक्सर लोग लगा देते हैं, लेकिन चमगादड़ पक्षी होते हुए भी क्या है, मैमल्स है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर, डीएनए के खोजकर्ता कौन है। डीएनए के खोजकर्ता कौन है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आनुवांशिक पदार्थ है जो जीन के साथ मिलकर आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से उनके संतानों में लेके जाता है। तो डीएनए के खोजकर्ता कौन है। पहला है वाटसन तथा क्रिक, दूसरा है कैरोलस लिनियस, तीसरा है फ्रेडरिक मिशर और चौथा है कोच। तो बहुत से कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को, वो वाटसन तथा क्रिक को ही बता देते हैं कि डीएनए के खोजकर्ता नहीं। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का, सीढ़ीनुमा जो मॉडल होता है आप लोग पढ़ेंगे, उसका द्विकुंडली मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था, वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है। कैरोलस लिनियस आपके वर्गीकरण विज्ञान के पिता हो गए। अब कोच जो टीबी के हैं, अब सी बच जाता है फ्रेडरिक मिशर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, फ्रेडरिक मिशर। डीएनए के खोजकर्ता कौन है, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है,
शिशुओं में ये ध्यान से आप लोग देखिए, जैसे यूट्यूब पर या लुसेंट या और बहुत सारी किताबों में दिया रहता है कि शिशुओं में अस्थियों की संख्या 300 होती है, तो ये गलत है। शिशुओं में अस्थियों की संख्या होती है 213। ठीक, जो 206 है वयस्क में, उसमें केवल 7 ही हड्डियाँ अधिक होती हैं। तो आप लोग हमेशा जब भी ये शिशुओं में हड्डियों की अस्थियों को पूछेगा, डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में, जो बायोलॉजी की सबसे अच्छी बुक है, डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक, उसमें दिया है 213। आप लोग यूट्यूब पर या गूगल पर या और सारे जो जनरल नॉलेज है उसमें देखेंगे तो 300 306 दिया रहता है, जो कि ये गलत है। कौन सही है? 213। तो शिशुओं में अस्थियों की संख्या होती है 213। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है कौन? फीमर, त्वचा, यकृत या अग्न्याशय? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी कन्फ्यूजन दूर करने वाला है। देखिए, कन्फ्यूजन अक्सर लोग बताते हैं कि, या किताबों में भी कहीं कहीं दिया रहता है कि हीमोग्लोबिन के चलते हैं हमारा ब्लड लाल होता है, रक्त लाल होता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उस हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा पदार्थ है कि जो रक्त को रेड कर देता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। देखिए यहाँ पर पहला है लवक के कारण, दूसरा है हीमोग्लोबिन, कोष्ठ में दिया है परफायरिन के कारण, फिर दिया है सी हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। क्यों? क्योंकि जैसे क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियां हरी होती हैं। क्यों हरी होती हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा पदार्थ है जो रक्त को रेड कर देता है? तो आप लोग बोलेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर एक पदार्थ होता है परफायरिन, जिसके कारण हमारा रक्त लाल होता है। ये विशेष जानकारी है जो कहीं कहीं आपको मिलती है। ये भी रमेश गुप्ता के बुक में है। तो रमेश गुप्ता की जो बुक है, डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक, उसको सही माना गया है। तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर करिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मिनट में मनुष्य की श्वसन दर होती है, अर्थात 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 20 से, पहला ऑप्शन है 20 से 21 बार, दूसरा ऑप्शन है 17 से 18 बार, तीसरा ऑप्शन है 20 से 25 बार और चौथा ऑप्शन है 12 से 13 बार। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। मनुष्य 1 मिनट में 17 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, उसके बाद है 10वां प्रश्न है, 1 मिनट में हृदय स्पंदित होता है। 1 मिनट में हृदय स्पंदित होता है, मतलब मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदित होता है? 120 बार, 72 बार, 30 बार या 50 बार? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। हमारा हृदय 72 बार स्पंदित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, अग्न्याशय, गुर्दा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, छिपकली किस संघ का जंतु है? किस संघ में आता है छिपकली? छिपकली किस संघ का जंतु है? तो एनेलिडा, एनेलिडा संघ में जैसे केचुआ, जोंक, ये सब आते हैं। कार्डेटा संघ में जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है वो आते हैं। प्रोटोजोआ संघ में एक कोशिकीय जंतु आते हैं। और मोलस्का संघ में जैसे घोंघा, सीप, ये सब आते हैं। तो छिपकली कशेरुकी है ये कि अकशेरुकी, ये देखना है। तो छिपकली जो होती है, जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी जंतु होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि छिपकली में रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, मेरुदंड है कि नहीं? तो छिपकली में मेरुदंड पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, ये भी एक फंसाने वाला प्रश्न है। देखिए, व्हेल है, व्हेल जानते ही हैं हम, आप लोग, अक्सर पूछा जाता है व्हेल है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया है। मछली है व्हेल, सरीसृप है, स्तनधारी है या उभयचर है? तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। व्हेल मछली नहीं है, व्हेल एक स्तनधारी है।
और मैमल्स है, ठीक है। व्हेल एक मैमल्स है। जिस प्रकार चमगादड़ पक्षी होते हुए भी वो स्तनधारी में आती है, उसी प्रकार व्हेल मछली होते हुए भी स्तनधारी में आती है। ये आप लोग कन्फ्यूजन दूर करें, ठीक है। अब अगला प्रश्न 14 प्रश्न है, कृत्रिम कायिक जनन संभव है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो हम लोग अपने तरीके से बना सकते हैं, उसमें कौन से पौधे में कर सकते हैं? जैसे ऑप्शन दिया है आम में, प्याज में, आलू में, इन सभी में। तो कृत्रिम कायिक जनन मतलब उसको बोल सकते हैं कलम। कलम किस पौधों में लगा सकते हैं या बना सकते हैं, किन पौधों का कलम बना सकते हैं? तो आम में। इसका ऑप्शन कौन सही है? आम, ठीक है। अगला प्रश्न है, बरगद की औसत आयु कितनी होती है? जैसे जीव जंतु में कछुआ सबसे ज़्यादा दिन तक जीता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में, पादपों में बरगद की आयु सबसे अधिक होती है। तो इसमें है 200 वर्ष। बरगद की औसत आयु कितनी होती है? 200 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, तो इसमें ऑप्शन 4 दिया है, पंचानन माहेश्वरी, इनको पी माहेश्वरी भी बोलते हैं, राम उदार, पी.एन. मेहरा, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला सही है, पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, पराग नालिका की खोज की थी किसने? स्ट्रासबर्गर ने, एमिसी ने, हामिस्टर ने या लिनियस ने? तो पराग नलिका की खोज किया था एमिसी ने, याद रहेगा। पराग नलिका की खोज की थी एमिसी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीव विज्ञान के पिता हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के कौन पिता हैं? लैमार्क, ट्रेविरेनस, अरस्तु या डार्विन? ये 4 ऑप्शन दिया है। तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल, जो जीव विज्ञान है, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, ठीक है। बहुत लोग इन्हीं लोगों का नाम बता देते हैं कि बायोलॉजी के पिता हैं लैमार्क या ट्रेविरेनस, लेकिन ये बात नहीं है। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसके बाद तो ये दोनों गलत हो गया। तीसरा है अरस्तु, तो ये सही है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मानव जीनोम में लगभग कितने जीन होते हैं? मानव जीनोम में लगभग जीन कितने हैं? जीन जानते हैं, ये आनुवांशिक लक्षणों को लेके जाता है माता पिता से उनके संतति में, ठीक है। जीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में जो छोटी छोटी मोतियों जैसी रचना होती है उसको क्या बोलते हैं? जीन, है ना। तो मानव जीनोम में लगभग जीन होते हैं 10,000, ठीक है। कितने होते हैं? 10,000। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपका, केंद्रक के खोजकर्ता हैं, केंद्रक के खोजकर्ता हैं वाटसन, ट्रेविरेनस, फ्रेडरिक मिशर, रॉबर्ट ब्राउन। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि वाटसन और क्रिक डीएनए के 2 कुंडली मॉडल में आते हैं, तो ये सही नहीं है। उसके बाद ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया, फ्रेडरिक मिशर डीएनए के खोज करता हैं। तो अब कौन सा बच गया? केंद्र के खोजकर्ता में रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। कौन बच गया? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सही है? चौथा डी, मतलब केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे हम। ऐसे ही जानकारियाँ बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को पीडीएफ की आवश्यकता है तो ये चैनल आपके टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। तो वहाँ से आपको राव सर एकेडमी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आ जाएगा, उस पर आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध है, मिलेगा, या लाइव
क्लासेस भी कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा उस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर लाइव क्लासेस चाहिए या PDF चाहिए। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। तो ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, ऐसी जानकारियाँ। तो हमारी आप लोगों से यही आशा है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।